14 जून 2020 एक सुपरस्टार जिसका करियर बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत बेकार भी नहीं कह सकते, काफ़ी अच्छा चल रहा था उस टाइम पे, वो अपने ही घर के अंदर मरा हुआ पाया गया। ये सुसाइड थी या मर्डर? अगले 6 महीने तक पूरा देश, हर न्यूज़ चैनल, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक सवाल पर आपस में लड़ रहे थे। एक तरफ थी पुलिस और सीबीआई और दूसरी तरफ थी पब्लिक मीडिया और उसका परिवार। लेकिन सच्चाई क्या थी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेयर क्राइम केसेस ऑफ द वर्ल्ड के अंदर। आज हम एक ऐसे केस की फाइल खोलने जा रहे हैं जो कि एक डेथ इन्वेस्टिगेशन से शुरू हुआ और देखते ही देखते एक मीडिया ट्रायल, एक पॉलिटिकल बैटल और एक नेशनल ऑब्सेशन में बन गया। ये कहानी है सुशांत सिंह राजपूत की। ये नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा, एटलीस्ट आप इंडिया में हैं तो आपने हर हाल में सुना होगा। उनकी मूवी भी देखी होंगी, काफ़ी फेमस एक्टर थे। इस वीडियो में हम हेडलाइन के पीछे जाएंगे, मतलब कि उनके ऊपर रिसर्च करेंगे। हम देखेंगे कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। हम समझेंगे कि मुंबई पुलिस की सीबीआई, ईडी और एनसीबी, इतनी सारी एजेंसियां जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, उसका नतीजा आखिर क्या हुआ, क्या निकला। और हम ये भी अंदाजा करेंगे कि एक पर्सनल ट्रेजेडी को नेपोटिज्म, मेंटल हेल्थ और पॉलिटिक्स से कैसे जोड़ के उसे हवा दे के पूरे देश के अंदर आग की तरह फैला दिया गया। ये स्टोरी उतनी सीधी नहीं है जितनी ये दिखती है। 14 जून 2020 दोपहर का वक्त था। सुशांत सिंह राजपूत, जो 34 साल के थे उस टाइम पे, अपने बांद्रा के अपार्टमेंट में अकेले थे। जब उन्होंने काफ़ी देर तक दरवाज़ा नहीं खोला तो उसके दोस्तों और स्टाफ ने एक चाबी बनाने वाले को बुलाकर दरवाज़ा खुलवाया। अंदर उन्हें सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी सीलिंग फैन से लटकी हुई मिली। मुंबई पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में उन्हें स्ट्रगल या मतलब कि लड़ाई झगड़ा या मतलब कि स्कफल वगैरह जो होते हैं, मतलब कि ज़बरदस्ती लटका दिया जाए, ऐसा कोई निशान नहीं मिला। एक क्रूशियल डिटेल जिस पर बाद में काफ़ी बड़ा बवाल हो गया, वो था कि क्राइम सीन पर उन्हें कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला था। अब सुसाइड नोट ऐसा नहीं है कि हर टाइम पे नहीं मिलता, कभी कभी बहुत से केसों में नहीं भी मिलता, लेकिन इस केस में ये मैटर बहुत 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 बड़ा हो गया। 15 जून को, मतलब नेक्स्ट डे जिस दिन ये केस हुआ, उस दिन कूपर हॉस्पिटल में, जो कूपर नाम का हॉस्पिटल था, उसके अंदर पोस्टमार्टम की इनिशियल रिपोर्ट शो की गई। ठीक है, उसमें कॉज ऑफ डेथ जो था वो ये दिखलाया था कि लटकने से दम घुट गया और उसके कारण डेथ हो गई। 25 जून को जो उसकी मेन मतलब कि फाइनल कंफर्म्ड रिपोर्ट आई, उसमें भी यही क्लियर कॉज ऑफ डेथ जो दिया गया था वो यही था कि कोई फाउल प्ले नहीं है, उसका कोई सबूत नहीं मिला है और इनके जो डेथ हुई है ये लटकने से दम घुटने के कारण ही हुई है। इसके बाद एक और रिपोर्ट आई जिसने पॉइजनिंग थ्योरी को भी रूल आउट कर दिया। तो फॉरेंसिक वालों का ये था प्रोस्पेक्टिव कि कहानी शुरू से ही बिल्कुल साफ थी। क्या हुआ इसका जवाब मिल चुका था उनके हिसाब से, लेकिन क्यों हुआ इसका जवाब ना होने की वजह से एक नैरेटिव का वैक्यूम सा बन गया, जिसे स्पेकुलेशन, कॉन्स्पिरेसी और गुस्से ने भर दिया। केस में सबसे बड़ा मोड़ 25 जुलाई 2020 को आया, जिसमें सुशांत के पिताजी के सिंह ने मुंबई में नहीं, पटना में, जहाँ पर वो रहते थे, मतलब कि उसके पिताजी वगैरह, मतलब जो उसकी फैमिली वगैरह रहती थी वो पटना में रहती थी और सुशांत सिंह राजपूत मुंबई में सेटल हो गए थे। उन्होंने पटना में एक एफआईआर फाइल की। इस एफआईआर में उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की जो गर्लफ्रेंड है ना, रिया चक्रवर्ती, उसके परिवार पर सुसाइड के लिए उकसाना या फिर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और फाइनेंशियल चीटिंग के गंभीर आरोप लगा दिए।
उनका दावा था कि रिया ने सुशांत को उसके परिवार से अलग कर दिया और उसके बैंक अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकाल लिए। ये तो पूरा फाइनेंशियल चीटिंग वाला आ गया। रॉन्गफुल कंफाइनमेंट मतलब कि उसके परिवार से अलग करने वाला मैटर आ गया। और सुसाइड के लिए उकसाने वाला तो इसके अंदर उन्होंने कोई सबूत तो नहीं दिया, लेकिन क्या नाम है, उन्होंने इसका इल्ज़ाम लगाया कि उसने हमारे बेटे पे को ये किया। लेकिन जल्दी ये नरेटिव अबेटमेंट टू सुसाइड से मर्डर में बदल दिया गया, क्योंकि जो परिवार का वकील था, जो मतलब कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने वकील हायर किया था, विकास सिंह, ने मीडिया में ये दावा शुरू कर दिया कि सुशांत की जो बॉडी है उसकी जो पिक्चर्स हैं, मतलब कि डेड बॉडी की पिक्चर्स हैं, उसमें वो 200% श्योर हैं कि ये स्ट्रैंगुलेशन मतलब गला घोटने की तरफ से इशारा कर रही है। लटकने, फांसी लटकने से मरने की वो नहीं कह रहे, मरा तो दम घुटने से ही है, लेकिन इंस्टेड ऑफ कि मतलब उसका मतलब कि लटकने, मतलब कि फैन से लटकने के कारण नहीं, उसका पहले गला दबा के मारा गया और फिर उसे फैन से लटका दिया गया, उसके ऊपर इशारा कर रही है। ये एक बहुत बड़ा और एक्सप्लोजिव क्लेम था। लेकिन इसका जवाब में जो एम्स के मेडिकल बोर्ड के जो चीफ थे डॉक्टर सुधीर कुमार ने साफ कह दिया कि भाई ये सिर्फ फोटो में देख के आप मौत की वजह नहीं बता सकते, ठीक है ना। और हमारी टीम ने कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस के बाद ये मर्डर थ्योरी को पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया। इसके बावजूद मर्डर की आवाज़ मीडिया में और तेज हो गई। आखिर टीआरपी भी तो बटोरनी थी। तो इस मर्डर थ्योरी का सबसे बड़ा जो पिलर था, स्तंभ था, वो थी कि सुशांत सिंह राजपूत की एक एक्स मैनेजर थी दिशा सैलियन, उसकी मौत हुई थी। दिशा की मौत 8 जून को हुई थी, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की 14 को हुई थी, तो अराउंड 6 दिन पहले, ठीक है, सिर्फ 6 दिन पहले डेथ हुई थी। और पुलिस ने इसे एक एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट कर दिया गया था। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ने इन दोनों मौतों को साथ में जोड़ा। उनका कहना है कि दिशा का मर्डर हुआ है और सुशांत इसके बारे में कुछ जरूर जानते होंगे, आखिरकार उन्हीं की एक्स मैनेजर थी, ठीक है, इसके लिए उन्हें भी मार दिया गया। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन ने हालांकि दोनों केसों में कोई लिंक नहीं पाया और दिशा की मौत को भी सुसाइड बताया गया। अब फाइनली आता है कि भाई इतना केस कॉम्प्लेक्स हो गया था कि बहुत सारी एजेंसीज उसमें शामिल हो गई थी और हर एजेंसी अपने प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से वो भी कर रही थी, अपनी मतलब कि इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। मुंबई पुलिस, उन्होंने क्या नाम है, प्रोफेशनल राइवलरी के एंगल से इस केस की जांच शुरू कर दी, ठीक है। उसमें उन्होंने 50 लोग से भी ज़्यादा लोगों से पूछताछ की, जिनमें संजय लीला भंसाली और आदित्य चोपड़ा जैसे बड़े नाम शामिल थे। बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, ये फिल्में वगैरह बनाते हैं, तो उनके भी नाम शामिल थे, उनसे भी पूछताछ हुई थी। दूसरा था सीबीआई। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद सीबीआई को पूरा का पूरा केस ही हैंड ओवर कर दिया गया था, मतलब कि अब वो संभालेंगे। ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टर, वो उन्होंने 15 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के बेसिस पे उस केस के ऊपर जांच शुरू कर दी। और एनसीबी, जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है, जो कि मतलब ड्रग्स वगैरह से रिलेटेड केस को देखती है, उनकी एंट्री भी इस केस में बिल्कुल एक नया रूप लेके आई, बहुत ज़्यादा सेंसेशनल मोड हो गया था। तो इन सब एजेंसियों के इन्वेस्टिगेशन का नतीजा क्या निकला, आखिरकार फैक्ट क्या है, मतलब कि क्या हुआ आखिर। सीबीआई और एम्स पैनल, जो कि दोनों साथ में ही काम कर रहे थे, मतलब कि जो सीबीआई वाले हैं वो एम्स के डॉक्टर्स की हेल्प ले रहे थे इस केस को सॉल्व करने के लिए। लगभग 5 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद मार्च 2025 के अंदर सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। उसका नतीजा साफ और स्पष्ट था कि देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ फाउल प्ले। उन्होंने रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को भी अबेटमेंट टू सुसाइड केस में क्लीन चिट दे दिया और एम्स पैनल ने भी इसे क्लियर केस ऑफ सुसाइड ही माना है। ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टर जो थी, उन्होंने रिया और दूसरों से बहुत लंबी बातचीत की। उनका नतीजा भी यही निकला, नो एविडेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग।
उन्होंने करीब 15 करोड़ रुपए की जो सैंपलिंग का था उसका कोई सबूत नहीं मिला। तो जहाँ तक सुशांत की मौत का सवाल था, देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज एक ही सारी जो एजेंसी थी वो सारी की सारी एक ही नतीजे पर पहुंची कि भाई ये क्लियर केस ऑफ सुसाइड है, इसमें कोई मर्डर का एंगल है ही नहीं और फाइनेंशियल फ्रॉड का भी एंगल नहीं है। लेकिन तब तक एनसीबी पिक्चर में आ चुकी थी। ईडी ने रिया के फ़ोन से मिले व्हाट्सएप चैट को एनसीबी के साथ शेयर किया था जिसमें ड्रग्स से रिलेटेड बातचीत थी। इसके बाद एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती और उसका भाई शौविक और कई दूसरों को एनडीपीएस एक्ट के तहत अरेस्ट कर लिया। रिया पूरे 28 दिन तक जेल में रही। और यहाँ इस केस के सबसे बड़ा पैराडॉक्स है, जिसे मौत की जांच से शुरू हो रही थी, जो मतलब कि मौत की जांच से शुरू हुआ था, लेकिन उसमें रिया को क्लीन चिट मिल गई, लेकिन उस जांच से निकले हुए ड्रग्स केस में वो अरेस्ट हो गई। पब्लिक के लिए ये सारी की सारी एजेंसी, ये सारे के सारे केस एक ही थे। मतलब कि वो यही नहीं समझ पा रही थी कि एनसीबी क्या करती है, ईडी क्या करती है, सीबीआई क्या कर रही है, मतलब कि पुलिस क्या कह रही है, कोई मतलब नहीं। उनके हिसाब से अगर वो अरेस्ट हुई है तो इसका मतलब वो गिल्टी है और ड्रग्स एंगल ने मर्डर कॉन्स्पिरेसी को और हवा दे दी। जब ऑफिशियल्स अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तब इंडिया के न्यूज़ रूम और सोशल मीडिया पर एक अलग ही पैरेलल ट्रायल चल रहा था। कुछ न्यूज़ चैनल जैसे रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ के जर्नलिज्म जो वो थे जर्नलिस्ट, उन्होंने इथिक्स के सारी की सारी बाउंड्री तोड़ दी। ठीक है, रिया चक्रवर्ती का ट्रायल से पहले ही उसे गुनाहगार ठहरा दिया गया। रोज रात को 9 बजे टीवी एंकर 9 o'clock जजेस की तरह बन के बैठ जाते थे और कॉन्स्पिरेसी थियोरी को हवा देते थे। वो अपना ही फैसला सुनाते थे। उनकी रिपोर्टिंग अक्सर मिसोजिनिस्टिक थी, जिसमें रिया को एक मैनिपुलेटिव फीमेल फिटाले बोलते हैं की तरह पोर्ट्रे किया जाता था, जिसमें एक मासूम लड़के को उसने अपने जाल में फंसा लिया। इस मीडिया ट्रायल को ताकत मिल रही थी एक पावरफुल और मैसिव सोशल मीडिया कैंपेन से, जो कि #JusticeForSSR था। ये कैंपेन जो शुरुआत में तो जब स्टार्ट हुआ था, वो पब्लिक का जो दुख वगैरह था ना, उसके बेसिस पे का प्रतीक बन के लग रहा था। लेकिन जल्द ही एक कोऑर्डिनेटेड कैंपेन बन गया। एक स्टडी के मुताबिक कुछ डेडिकेटेड अकाउंट्स थे जो रोज़ नए नए टैगलाइन से उसे ट्रेंड करवाते थे। इस कैंपेन में पॉलिटिकल एक्टर, खासकर जो बीजेपी थे, उसने भी बहुत काफ़ी सारी हवा दी, जिन्होंने इस केस को महाराष्ट्र की उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी, सरकार पे हमला करने के लिए इस्तेमाल किया। ये एक परफेक्ट फीडबैक लूप टाइप से काम कर रहा था कि सोशल मीडिया के जो ट्रेंड थे वो टीवी पर पब्लिक सेंटीमेंट बनकर दिखाए जाते थे। मतलब कि पब्लिक इससे प्रभावित कैसे हो रही है, पब्लिक क्या चाहती है वगैरह वगैरह। और टीवी की सनसनीखेज खबरें, मतलब कि जिस हिसाब से बातचीत की जा रही थी और जिस हिसाब से मतलब कि भड़काऊ भाषण दिए जा रहे थे, वो सोशल मीडिया पर और गुस्से को भड़का रही थी। ठीक है, ये इस इको चैम्बर में सीबीआई और एम्स की जो एविडेंस बेस्ड फाइंडिंग थी ना, वो तो कहीं खो ही गई। मतलब कि उसको लोगों ने माना ही नहीं कि भाई सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत हुई है वो एक क्लियर केस ऑफ सुसाइड है। कोई उसमें मर्डर का ड्रामा है ही नहीं। ये केस सिर्फ एक डेथ इन्वेस्टिगेशन नहीं रह गया था, ये कल्चरल फ्लैश पॉइंट टाइप का बन गया था। दो बड़ी बहस की डिबेट छिड़ गई थी कि नेपोटिज्म और मेंटल हेल्थ। नेपोटिज्म इन बॉलीवुड, मतलब कि सुशांत एक आउटसाइडर था जो कि अपने दम पे एक स्टार बना था, फिल्म का काफ़ी बड़ा फिल्म स्टार बन गया था। उसकी मौत को मूवी माफिया द्वारा की गई एक इंस्टीट्यूशनल किलिंग की तरह पेश किया गया। कंगना रनावत जैसे एक्टर ने आग में हवा डाल दी। ठीक है, स्टार किड्स और करण जौहर जैसे प्रोड्यूसर पर ज़बरदस्त बैकलैश हुआ। फिल्म सड़क 2 का जो ट्रेलर था यूट्यूब पे, उस पर सबसे ज़्यादा डिसलाइक वीडियो में से एक बना दिया गया था। और ये सब किस लिए हो रहा था? क्योंकि कुछ एनवी था और कुछ मतलब किसी को कुछ कंफर्म पता ही नहीं था।
जो भी जस्ट जैसे दिख रहा था वैसे के वैसे बोले जा रहे थे। कोई किसी मतलब कोई एजेंसी की रिपोर्ट के ऊपर तो भरोसा करने के लिए तैयार ही नहीं था। इसमें एक मेंटल हेल्थ का प्रोस्पेक्टिव और आ जाता था, मतलब कि पूरे इंडिया के अंदर मतलब कि मेंटल हेल्थ के ऊपर बातचीत होने लगी थी, जो कि एक अच्छी बात थी। लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि उसे एक गलत तरीके से पेश किया जा रहा था। ठीक है, पॉजिटिव साइड तो इसकी ये थी कि भाई जैसे दीपिका पादुकोण जैसे लोगों ने दोबारा पूछो से जैसे कैंपेन हैशटैग दोबारा पूछो से के जैसे हैशटैग कैंपेन शुरू किया था, लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो साइड थी वो थी कि चीज़ जो टीवी एंकर ने सुशांत सिंह राजपूत की हंसती हुई फ़ोटो डाली और उसको एक प्रूफ के तौर पे पेश किया कि भाई ये डिप्रेस हो ही नहीं सकता। अब हंसती हुई फ़ोटो का डिप्रेशन से कोई मतलब नहीं है। एक बंदा बिल्कुल हंसता खेलता दूसरों से बातचीत करता, वो भी लोनली हो सकता है, वो भी डिप्रेस हो सकता है, उसकी भी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए ये बताया जाता है कि अगर आपको कोई भी मेंटल हेल्थ है तो आप कंसल्ट कीजिए। ये कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सकती, और ऐसी कोई छिपाने वाली बात नहीं है या मतलब कि वो नहीं है। लेकिन अब इसका क्या कह सकते हैं, उसकी जो कॉन्फिडेंशियल जो मतलब कि सुशांत सिंह राजपूत की जो कॉन्फिडेंशियल थेरेपी की डिटेल्स थी वो मीडिया में लीक कर दी गई थी, जो कि एक ग्रॉस वायलेशन था पर्सनल प्राइवेसी का। मेंटल हेल्थ एक मर्डर वर्सेस सुसाइड की सिंपल बाइनरी फेज में फंस के रह गई थी, जिसने इस इशू को ज़्यादा और ज़्यादा स्टिग्माइज कर दिया। मतलब कि लोग और ज़्यादा इसको हेट की तरीके से देखने लगे, मतलब कि जो पागल बोलने लगे। पागल तो अभी भी जो वर्ड है मेंटल हेल्थ के लिए यूज़ किया जाता है इंडिया के अंदर, जो कि बहुत ही एक गलत चीज़ है। तो आखिर में इस पूरी कहानी से हमने क्या सीखा? सुशांत सिंह राजपूत का केस एक पोस्ट ट्रुथ फिनोमिना का परफेक्ट एग्जाम्पल है, जहां मल्टीपल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की एडवांस्ड बेस्ड ऑफिशियल कंक्लूजन को पब्लिक ने एक इमोशनल पॉलिटिकली चार्ज नैरेटिव के लिए रिजेक्ट कर दिया। एक नैरेटिव वैक्यूम जो कि सुसाइड नोट ना होने के कारण बना था, और मीडिया सेंसेशनलिज्म और पॉलिटिकल ऑपर्चुनिटिज्म, इन तीनों ने मिलकर एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जिसमें सारी सच्चाई दब के रह गई। ये केस इस बात का सबूत है कि आज के डिजिटल दौर में एक कंपेलिंग स्टोरी जिसमें एक हीरो हो, एक विलन हो और एक साजिश हो, ये फॉरेंसिक फैक्ट से भी ज़्यादा ताकतवर हो सकती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत थॉट है। अगर किसी ने फैक्ट वगैरह फाइंड किए हैं तो बहुत सारी, हाँ अगर तुम फैक्ट्स में गलती निकाल देते हो तो बात अलग है, लेकिन जब तक फैक्ट्स में गलती नहीं निकलती, और बहुत सारे लोग कह रहे थे जो कि पूरी पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई थी। चलिए छोड़िए, सच्चाई क्या है, जो वो एविडेंस कहती है या वो जो हम मानना चाहते हैं? इस सवाल का जवाब शायद इस केस का सबसे बड़ा सवाल है, और सबसे परेशान करने वाला भी। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। याद रखिए, पैसा, पावर और अमीर होने से, या बहुत ज़्यादा गरीब होने से, या पैसा ना होने से, या कोई भी जॉब ना होने से, या किसी भी कंडीशन के अंदर अगर आपकी मेंटल हेल्थ पे कोई भी फ़र्क पड़ रहा है या कोई भी दिक्कत आ रही है, तो ये एक मेडिकल कंडीशन है और इसके लिए हेल्प आपको ज़रूर लेनी चाहिए। ये एक एक्सट्रीम स्टेप होता है जो उसकी सुसाइड की तरफ जाता है, और वो कभी नहीं लेना चाहिए। अभी आपने बहुत से क्या नाम है, इसमें कोटा के अंदर भी केस सुने होंगे जिसमें छोटे छोटे बच्चे छोटे रिजल्ट ना आने से पहले ही सुसाइड कर लेते हैं, प्रेशर नहीं झेल पाते। तो उसके लिए वो सब मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में आप बात कीजिए, बताइए, आपस में एक थोड़ी सी बातचीत कीजिए। फैमिली इंडिया की एक सबसे ताकतवर चीज़ है, फैमिली, जिसके अंदर आप किसी को सब कुछ बता सकते हैं, दोस्तों को बता सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। जब आप बातचीत करेंगे, अगर आपको कोई नहीं मिल रहा तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सिर्फ मैसेज डालिए और मैं आपको कांटेक्ट कर लूँगा। कोई भी प्रॉब्लम है हम बात करके सॉल्व कर लेंगे।
सुसाइड एक बहुत ख़राब चीज़ है। क्यों? क्योंकि उसके बाद लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, आपकी भी और आपकी फैमिली की भी। तो वो स्टेप तो कभी उठाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी, फाइनेंशियली भी है या कुछ भी, दुनिया के अंदर आपने अभी बहुत कुछ नहीं देखा है और बहुत मज़े करने हैं, ठीक है। उसके लिए ज़िंदा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको इस कॉम्प्लेक्स और कंट्रोवर्शियल केस की ये डीप डाइव एनालिसिस पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और रेयर क्राइम चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार मिलेंगे एक और केस के साथ, तब तक सोचते रहिए। नमस्कार, सायोनारा, गुड नाइट एंड बाय।